नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने केसीआर सरकार को झटका देते हुए सोमवार 27 नवंबर को रायतू बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति वापस ले ली है। तेलंगाना के एक मंत्री ने चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इसके बारे में सार्वजनिक घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने कहा कि इस योजना के तहत तब तक किसी पैसे का वितरण नहीं किया जाएगा जब तक कि तेलंगाना राज्य में सभी चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। बता दें 24 नवंबर को चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को 28 नवंबर से पहले रायतू बंदी योजना के तहत राशि वितरित करने के लिए हरी झंडी दे दी थी। सरकारी नौकरी के मौकों की कमी को लेकर तेलंगाना के युवाओं में स्पष्ट गुस्सा 30 नवंबर के विधानसभा चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार के लिए दुखदायी साबित हो सकता है। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक कुछ निराश छात्रों ने विरोध के निशान के रूप में मामले को अपने हाथों में लेने और चुनाव में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ जाने का फैसला किया है। एमफिल होल्डर दसारी हरिऊ बाबू, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी उतरे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसके लिए गिरफ्तार भी हुआ। मेरा सपना था कि तेलंगाना बनने के बाद हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी। 9.5 साल बाद ये एक टूटा हुआ सपना है। हरि बाबू, जो पिछले 8 वर्षों से तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग समूह 1 और समूह 2 परीक्षाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों के दाखिल न होने और बार बार रद्द होने, स्थगन और पेपर लीक होने से निराश हैं। वहीं कांग्रेस सत्ता में आने के 1 साल के भीतर 2 लाख नौकरियां भरने का वादा कर रही है। तेलंगाना में राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं। अब राहुल गांधी ने कहा है कि मुझ पर 24 केस लगाए गए, वो मेरी छाती पर 24 मेडल हैं। क्या केसीआर पर केस लगाए गए? नहीं, क्योंकि मोदी केसीआर एक हैं। राहुल ने अपना घर छीने जाने को लेकर कहा कि केसीआर का घर नहीं छीना गया, वो महल में रहते हैं। राहुल ने कहा कि मुझे आपका घर नहीं चाहिए, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। उनकी एमएलए-शिप नहीं रद्द की गई। पूरी मदद नरेंद्र मोदी केसीआर की करते हैं। कोई केस नहीं, कोई धमकी नहीं, पूरी की पूरी मदद। लोकसभा में केसीआर मोदी की मदद करते हैं और तेलंगाना में मोदी इनकी मदद करते हैं। राहुल ने कहा कि मेरा लक्ष्य तेलंगाना में बीआरएस को हराना है और दूसरा लक्ष्य तेलंगाना के बाद हम नरेंद्र मोदी को नेशनल लेवल पर हराने जा रहे हैं। हम उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। बता दें, राहुल गांधी अब आक्रामक रवैये में नजर आते हैं। वो लगातार एक्टिव नजर आते हैं और इसीलिए बड़े बड़े प्रोफेसर जिनकी आवाज जनता सुनती है, उनका रवैया भी राहुल गांधी को लेकर बदल रहा है। विपक्षी दलों के हमलों और आरोपों के बीच बीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को किसानों और मतदाताओं से कहा कि आगामी चुनाव के दौरान आपकी पसंद ही तेलंगाना का भविष्य तय करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार किया कि वो किसानों या किराएदार किसानों को रायतू बंधु के समान वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, दोनों को नहीं। केसीआर ने कहा, इस तरह के कदम से हितधारकों के बीच अनावश्यक विवाद पैदा होंगे। केसीआर भावुक हो गए और कहा कि उन्होंने तेलंगाना हासिल करने और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने में सक्षम होने के लिए जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, उससे बड़ी कुछ भी नहीं है। वो ये बताते हुए कि उनकी उम्र 70 साल से अधिक है और उनके लिए तेलंगाना के भविष्य के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता है। केसीआर ने कांग्रेस की लहर के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि तेलंगाना में एकमात्र लहर बीआरएस लहर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियम केंद्र द्वारा 30 मार्च 2024 तक तैयार कर लिए जाएंगे। मंत्री ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में दलित मतुआ उत्सव में भाग लेने के दौरान इसकी घोषणा की। देश में लोकसभा चुनाव अप्रैल 2024 में होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री मिश्रा ने वार्षिक रास उत्सव में कहा, मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि मतुआ समुदाय के सदस्य अपनी नागरिकता नहीं खोएंगे, वो सभी सुरक्षित हैं। मेरे पास जो नवीनतम जानकारी है उसके अनुसार सीएए के लिए कानून 30 मार्च 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा। बता दें, केंद्र ने पहले भी कहा था कि वो सीएए के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी और पूर्व आईएएस अधिकारी वी कार्तिकेयन पांडियन सोमवार को औपचारिक रूप से बीजू जनता दल में शामिल हो गए। पांडियन मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ बीजेडी नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। अक्टूबर में ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे पांडियन ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और उसके तुरंत बाद ही उन्हें मॉडर्न ओडिशा एंड ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ये पद कैबिनेट मंत्री के स्तर का था। इसके बाद ही चर्चा तेज हो गई थी कि पांडियन राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। ये 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के शुरू होने से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी। संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। मानसून सत्र में पेश किए गए इस प्रस्ताव को सरकार ने विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में पारित करने पर जोर नहीं दिया था। आने वाले सत्र के दौरान आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले विधेयकों पर विचार किया जा सकता है। गृह संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में 3 रिपोर्टों को अपनाया है। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे लोगों को बचाने में अब भारतीय सेना जुट गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग में लगी अमेरिकी ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद अब सेना अपने उपकरणों के साथ पहुंची है। बर्मा मशीन को हटाया गया है क्योंकि ड्रिलिंग करते समय एक धातु के पड़ने से ऑगर मशीन खराब हो गई। कहा जा रहा है कि अब बाकी बचे करीब 10 से 15 मीटर की ड्रिलिंग मैनुअली यानी हाथ से की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि विदेशों में जाकर शादी करने का चलन परेशान करने वाला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि शादी का जश्न अपने देश में मनाएं ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। रविवार को रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि शादी की खरीदारी करते हुए लोगों को भारत में बनी हुई चीजों को तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा, शादी का मौसम शुरू हो चुका है। कुछ व्यापारिक संगठनों का अनुमान है कि शादी के सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। आप सभी को शादियों के लिए खरीदारी करते समय भारत में बने उत्पादों को ही महत्व देना चाहिए। जब शादी की बात सामने आई है तो एक बात मुझे काफी समय से रह रहकर परेशान कर रही है। जरा सोचिए, आजकल कुछ परिवार विदेश जाकर शादियां कर रहे हैं और इसका नया माहौल बनाया जा रहा है। क्या यह जरूरी है? धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर पुलिस एक बार फिर एक्शन में आ गई है। लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश भर में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के निर्देश पर सोमवार सुबह अभियान चलाकर पुलिस ने लाउड स्पीकर को उतरवाकर अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि लाउड स्पीकर को उतरवाने के दौरान पुलिस को सहयोग मिला, शांति से कार्रवाई की गई। खबर के मुताबिक पुलिस टीमें सोमवार सुबह गश्त पर निकली। कार्रवाई के लिए पुलिस की टीमें सुबह 5 बजे गश्त पर निकली और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए। हालांकि इस दौरान पुलिस को पूरा सहयोग मिला। पुलिस ने लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ अंजाम दी। फैजाबाद के उत्तर थाना, दक्षिण थाना, रसूलपुर और रामगढ़ समेत 1 दर्जन जगहों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। राजधानी लखनऊ की मस्जिद के साथ ही गाजीपुर क्षेत्र में कई जगहों पर यह कार्रवाई की गई। कानपुर में भी गोविंद नगर और नई सड़क समेत कई क्षेत्रों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए। उत्तर बांदा और चित्रकूट में कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए। फरुखाबाद में पुलिस ने 37 जगहों पर से लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई और 9 स्थानों पर से लाउड स्पीकर हटाए गए। इसके अलावा ललितपुर में भी 3 मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। कन्नौज में करीब 20 मस्जिदों में कार्रवाई की गई। तेज लाउड स्पीकर की आवाज घटवाई गई। फतेहपुर में 14 लाउड स्पीकर हटवाए गए। 21 स्थानों पर आवाज कम कराई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब तक कैदियों को रिहा किया जा रहा है तब तक युद्ध में ठहराव जारी रहेगा। बाइडेन को उम्मीद है कि हमास और अधिक अमेरिकियों को रिहा करेगा। हालांकि उनके पास पुख्ता खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 राज्य समाधान की भी वकालत की, जिसमें कहा गया कि इजरायल और फिलिस्तीनी दोनों के लोगों की दीर्घकालिक सुरक्षा की गारंटी देने का यही एकमात्र तरीका है। रविवार को हमास द्वारा 4 वर्षीय अमेरिकी लड़की सहित गजा में रखे गए 17 बंधकों को रिहा करने के बाद बाइडेन मीडिया से बात कर रहे थे। मलेशिया भारत और चीन के लोगों के लिए बिना वीजा के एंट्री देगा और इन दोनों देशों के लोग 30 दिनों तक वहां बिना वीजा के रह सकेंगे। 1 दिसंबर से ये नियम लागू होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार देश के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रविवार देर रात पीपुल्स जस्टिस पार्टी कांग्रेस को दिए गए एक भाषण के दौरान ये घोषणा की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया ये नियम कितने लंबे समय तक लागू रहेगा। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के कैप्टन शाकिब अल हसन चुनावी राजनीति में कदम रख रहे हैं। देश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने उन्हें उनके गृह जिले के मगुरा एक सीट से संसदीय चुनाव लड़ने के लिए चुना है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की।
इससे पहले बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुशर्रफ मुर्तजा ने पिछले चुनावों के दौरान नरेल से चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बने। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।